स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जिसको चलाता है, जिसको रूल करता है उसका एक तानाशाह, जिसको सन की तानाशाह भी कहा जाता है, और उसकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी RGB, रिकॉनेसेंस जनरल ब्यूरो RGB। ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ये समय समय पर दुनिया को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ नए आविष्कार करती रहती है, कुछ ना कुछ नए षड्यंत्र रचती रहती है। और इसी के तर्ज पर 2005 से 9 के बीच में बताया जाता है, 2005 और 2009 के बीच में RGB ने एक ऐसा ग्रुप बनाया, एक ऐसा हैकिंग ग्रुप जो अलग अलग देशों को टारगेट करता था, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करता था और अरबों रुपया लूट कर, करोड़ों रुपया लूट कर गायब हो जाता था। ये ग्रुप था लजारस ग्रुप। नॉर्थ कोरिया का लजारस ग्रुप जो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप था, इसको बनाया ही इसलिए गया था जिससे कि ये कई सारे अलग अलग देशों को टारगेट कर पाए। इसका एक कोड नेम रखा गया APT38, जिसके नाम से ये नॉर्थ कोरिया में जाना जाता है, इसको मशहूर है वहाँ से। ये क्या करता था बेसिकली लजारस ग्रुप, और इसका काम आज भी यही है, अलग अलग कंट्रीज़ को टारगेट करना, जिनमें वियतनाम को टारगेट इन्होंने किया, मैक्सिको को, फिलीपींस को, बांग्लादेश को। बांग्लादेश में तो इनफैक्ट 2013 में बांग्लादेश के सोनाली बैंक से $2.5 लाख की चोरी हुई थी। एक हैकिंग, एक ऐसा हाइस्ट, तो ये लजारस ग्रुप का ही पूरा काम था। ये जो लजारस ग्रुप है ये ऑपरेट कैसे करता है इसके बारे में भी समझ लीजिए। देखिए, जब ये अपने टारगेट को फिक्स कर लेता है उसके बाद एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग इनकी रहती है। प्लान के बाद एक मालवेयर जो है उसको बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं यहाँ पे, जो सिस्टम के अंदर जाएगा टारगेटेड कंट्री के, उनके ऑर्गेनाइजेशंस के। उसके बाद फॉल्स फ्लैग्स छोड़ते हैं अपना काम करने के बाद, वहाँ से करोड़ों जो रुपया है उसको लेने के बाद में फॉल्स फ्लैग इस तरह से छोड़ते हैं जिससे कि दूसरे देशों का नाम आए, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आए। तो इस तरह का पूरा इनका काम रहता है। इनका एक की मेंबर भी है पार्क जिन योक। पार्क जिन योक एक बहुत ही यंग लड़का, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का बहुत ही ज़्यादा खास है और वो उसको कमांडर कहते हैं, लीडर कहते हैं। तो पार्क जिन योक जो है उसके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस, काफ़ी सारे अलग अलग बड़े बड़े जो हाइस्ट हैं वो नॉर्थ कोरिया के लिए लजारस ग्रुप की तरफ से उसने किए हैं। जिसमें सोनी कंपनी के ऊपर, जो सोनी के ऊपर हैक हुआ था उसका उस पर आरोप लगा हुआ है। WannaCry रैंसमवेयर अटैक जो था उसका आरोप है। तो वो इसको लीड करता है पूरे लजारस ग्रुप को। लेकिन अब तक जितने भी इन्होंने कंट्रीज़ को टारगेट किया था, ये साल 2015 तक की हम बात कर रहे हैं, तब तक ये नहीं पता था कि अब अगला टारगेट इसका कौन होने वाला है। क्या यही जो कंट्रीज़ हैं, वियतनाम, मैक्सिको, फिलीपींस, इन्हीं में से कोई होगा। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि अगला टारगेट अब ये किसको बनाने वाले हैं। तो साल आता है 2015, जनवरी का महीना था। बांग्लादेश के नेशनल बैंक के एम्प्लॉयज़ जो थे वो अपने काम में लगे हुए थे। सडनली उनके पास में एक कई सारे एम्प्लॉयज़ के ईमेल आईडी पर एक जॉब एप्लीकेशन का ईमेल आता है। दरअसल ये एक फ़ेक जॉब एप्लीकेशन की ईमेल थी, जिसको उस पर एक नाम एप्लीकेशन के ऊपर डाला गया था, रसेल आलम। रसेल आलम की तरफ से ये एप्लीकेशन भेजी गई कि वो यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में देखा जाए तो ये लजारस ग्रुप का एक पूरा फेक फ़िशिंग अटैक था। ये एक ऐसा फ़िशिंग अटैक था जहाँ पे ये जो ईमेल भेजा गया वो लजारस ग्रुप की तरफ से भेजा गया था और उनका टारगेट अब बांग्लादेश होने वाला था। खैर, जब ये ईमेल आया है रसेल आलम का जॉब एप्लीकेशन का बांग्लादेश बैंक के एम्प्लॉयज़ के पास, कई सारे एम्प्लॉयज़ के पास जब ये ईमेल आया तो उनमें से एक ने इस पर क्लिक कर दिया। जो अटैच फाइल्स थी, जो उसका CV था, बाकी डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे ही उसको डाउनलोड किया तो ये क्योंकि फ़िशिंग अटैक था, ड्राइडेक्स मालवेयर का यूज़ किया हुआ था लजारस ग्रुप ने। तो यहाँ उस ईमेल को डाउनलोड करते ही उसके अटैच फाइल्स को जो सिस्टम थे वो इन्फेक्टेड हो गए। यहाँ पे वायरस उन सिस्टम्स में आ चुका था। ड्राइडेक्स मालवेयर का यूज़ करके सिस्टम को इन्फेक्ट कर दिया था लजारस ग्रुप ने। और अब ये जो हैकर्स थे वो बैंक के, बांग्लादेश नेशनल बैंक के जो सॉफ्टवेयर थे, जो सिस्टम था, उसके अंदर दाखिल हो चुके थे। कंप्यूटर्स का एक्सेस मिला पूरे बैंक के सिस्टम्स का इन हैकर्स को। इसके बाद इन लोगों ने बहुत ही शांत तरीके से सारा डेटा कलेक्ट करना उस मालवेयर के थ्रू कलेक्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे डेटा कलेक्ट करते गए, इंक्लूडिंग स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट सिस्टम आप सभी को पता होगा। स्विफ्ट एक ग्लोबल नेटवर्क जो कि बहुत बड़े पैमाने पर जब अमाउंट ट्रांसफ़र करना होता है, कई कंट्रीज़ उसका यूज़ करती हैं, थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स उसका यूज़ करते हैं। जब अमाउंट बहुत बड़ा होता है, उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, एक देश से दूसरे देश को जब पैसा देना होता है, तो कई बार स्विफ्ट का ही यूज़ किया जाता है लार्ज फंड ट्रांसफ़र्स के लिए। तो स्विफ्ट सिस्टम जो था उसके अंदर भी ये जो हैकर्स थे वो दाखिल हो गए थे और यही कहीं ना कहीं उनका मेन टारगेट भी था, बांग्लादेश बैंक का स्विफ्ट सिस्टम। हैकर्स ने यहाँ पे इसे एक्सेस करना और यूज़ करना शुरू किया, उसको रीड करना शुरू कर दिया, सारे ऑपरेशंस को ऑब्जर्व किया कि कैसे कैसे कब कब ये लोग
बांग्लादेश बैंक के एम्प्लॉयज़ स्विफ्ट को यूज़ करते हैं, कितना पैसा किस किस जगह भेजा जाता है और कहाँ पे ये अपना पूरा पैसा रखते हैं। ये सब चीज़ें देखने के बाद करीबन 4 महीने निकल जाते हैं। आप देखिए 4 महीने निकल गए, बांग्लादेश के बैंक के एम्प्लॉयज़ को, उनकी टीम्स को ये पता ही नहीं है कि उनके सिस्टम्स इन्फेक्टेड है। 4 महीने बाद मई 2015 आता है और ये जो हैकर्स थे, इनके जितने बाकी साथी थे उनमें से 4 ऐसे साथी थे जो पहुंच जाते हैं सीधा फ़िलीपींस के मनीला पहुंचने के बाद में वहाँ पे जुपिटर स्ट्रीट में एक ब्रांच है आरसीबीसी बैंक की। आरसीबीसी एक बहुत बड़ा बैंक, रिजल बैंकिंग कॉर्पोरेशन, रिजल कमर्शियल बैंकिंग कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद में उसमें अपने 4 अकाउंट ओपन कराते हैं। ये जो 4 अकाउंट थे दरअसल अगर शुरुआत में ही देखा जाता तो देखने में ही सस्पिशियस लग रहे थे, क्योंकि यहाँ पे उन चारों अकाउंट के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस दिए गए थे वो फर्जी थे। और दूसरी चीज़, सारे एप्लीकेंट्स के जो जॉब टाइटल्स थे, उनकी सैलरीज थी, वो सब सेम थी। यानी सेम जॉब टाइटल्स चारों ने भरे हुए थे अपने बाकी फॉर्म्स में फॉर्मेलिटीज़ के लिए, और उसके साथ ही साथ उनकी सैलरीज भी सेम ही लिखी गई थी। खैर ये जो अकाउंट थे इस पे किसी का ध्यान नहीं गया। उस समय पे ध्यान दिया जाता तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ी हाइस्ट होने से बच जाती। चारों ही अकाउंट में $500 इनिशियल जो डिपॉजिट है उसको किया जाता है और इसके बाद इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। ये क्यों किया गया था? क्योंकि हैकर्स को अपने एस्केप रूट्स जो हैं वो बनाने थे। देखिए अब तक वो क्या काम कर चुके हैं, बांग्लादेश बैंक के सिस्टम्स में एंटर कर चुके हैं, 4 महीने हो चुके हैं, अपने नए 4 अकाउंट खोल चुके हैं फ़िलीपींस में। ये सारी चीज़ कर चुके थे। अब उनका जो प्लान था वो और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। हैकर्स ने कुल मिलाकर क्या किया कि जो फ़िशिंग ईमेल्स थे उसको भेजने के बाद में पूरा 1 साल तक वेट किया। 1 साल पूरा निकल जाता है। 1 साल वेट करने के बाद में इस दौरान बैंक के जो इंटरनल सिस्टम थे उसको उन्होंने लगातार स्टडी किया। उन्होंने देखा कि ये जो स्विफ्ट सिस्टम है इसको कैसे ये लोग यूज़ करते हैं। अच्छा 2016 आता है और जनवरी के महीने में इन लोगों ने एक और एडिशनल मालवेयर भी इंस्टॉल किया था, और इस बार उसको किया गया था स्पेसिफिकली स्विफ्ट के प्रोसीजर्स को, ऑपरेशन को रीड करने के लिए। उस पर पूरी तरह से फोकस था कि किस तरह से इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं ये जो बैंक के सिस्टम्स हैं, उनके सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर्स हैं। तो यहाँ पे एक एडिशनल मालवेयर भी उन्होंने इंस्टॉल कर दिया। ये मालवेयर दरअसल क्या करता था, इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये थी कि ये बैंक एम्प्लॉयज़ जो भी क्रेडेंशियल्स अपने यूज़ कर रहे हैं, जेन्युइन क्रेडेंशियल्स, उन्हीं का यूज़ करके स्विफ्ट में ऐसे अपीयर करता था जैसे कि ये कोई हैकर नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं, वही लोग हैं जिनके पास में इसके जेन्युइन क्रेडेंशियल्स हैं, जिनके पास ये काम दिया गया है बांग्लादेश बैंक की तरफ से स्विफ्ट में मनी ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ करने का। तो ये मालवेयर इस तरह का था, ये इसी तरह से वहाँ पे एक्ट करता था, अपीयर होता था। कोई भी लूप होल ये लोग छोड़ नहीं रहे थे, और इसी के साथ अब पूरा जो इनका प्लान था वो कंप्लीट हो चुका था। बारी थी फाइनल अटैक करने की। इस एपिसोड में आगे बढ़ें इसके पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं यूपीएससी सीएसई की तैयारी करना चाहते हैं, आपका सपना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, IAS IPS ऑफिसर्स बनना, आपकी इस तैयारी को मजबूत बनाता है स्टडी IQ हमेशा से आपके साथ खड़ा हुआ है आपकी इस तैयारी को आसान बनाने के लिए। स्क्रीन पर आपको जो कोर्सेज दिख रहे हैं लेटेस्ट बैचेज़ हैं, क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली है, ज्वाइन कर लीजिए। किस तरह से ज्वाइन करेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिल जाएगा आपको, उस पर क्लिक करिए, VJ लाइव कोड लगाइए, ये सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको देता है। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको उस प्राइस पे मिलेगा जो आपको दिख रहा है। सबसे बड़ा डिस्काउंट पाने के बाद आप अपनी तैयारी को मजबूत तो बनाएंगे ही, आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो अब प्लानिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब ये जो नॉर्थ कोरियन हैकर्स थे, इन लोगों का सबसे मेन काम था वो दिन डिसाइड करना जब ये साइबर अटैक करेंगे, यहाँ पे हैकिंग का प्रोसेस पूरा स्टार्ट करेंगे। इसके लिए इन्होंने बहुत केयरफुली ये दिन चूज़ किया था, और ये दिन था 4 फरवरी 2016 थर्सडे का। दरअसल इस दिन को क्यों चूज़ किया गया था, इसकी इनकी स्ट्रैटेजी समझिए। नेक्स्ट डे से बांग्लादेश के अंदर 4 फरवरी 2016 का जो दिन था थर्सडे का, इसके नेक्स्ट डे से यानी कि फ्राइडे और सैटरडे बांग्लादेश में वीकेंड शुरू हो जाता है। बांग्लादेश बैंक का जो ढाका हेडक्वार्टर है वो 2 दिन के लिए बंद रहता है। इसके बाद इनका जो अगला टारगेट स्टेशन है जहाँ पे अपने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, न्यूयॉर्क में सैटरडे और संडे वीकेंड रहता है। और इसके बाद जो फाइनल इनकी डेस्टिनेशन होगी जहाँ से ये पैसे निकालेंगे, यानी कि फ़िलीपींस मनीला, वहाँ पे मंडे को, यानी सैटरडे संडे तक का इनको मिल गया टाइम। मंडे को 8 फरवरी थी, और 8 फरवरी को वहाँ पे चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से छुट्टी थी। वहाँ पे भी कोई भी ऑफिस नहीं जाने वाला था, कोई काम बैंक में नहीं होने वाला था। इस तरह से कुल मिला के 4 से 5 दिन की एक विंडो जो थी वो इनको मिलती है यहाँ इन नॉर्थ कोरियन हैकर्स को अपना पूरा काम करने के लिए। प्रॉपरली पैसा चोरी किया, निकाला, ले गए, दूसरे देश में भेजा और वहाँ से वापस लेके अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। इस तरह की पूरी विंडो उनको 5 दिन की यहाँ मिली, और इसी के तहत
अब ये जो काम था इसको करने का एक डिसीजन था, जो फाइनल मोमेंट था वो आ चुका था। लेकिन अब भी एक ऑब्स्टेकल था, एक परेशानी थी। ये परेशानी थी बांग्लादेश बैंक के इसी बैंक के ऑफिस के अंदर 10th फ्लोर पर इस बिल्डिंग में बजटिंग डिपार्टमेंट था, और उस बजटिंग डिपार्टमेंट में एक प्रिंटर रखा हुआ था। ये प्रिंटर जो था दरअसल इसलिए काम आता था क्योंकि इस बैंक के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते थे वो उनकी जो पेपर स्लिप्स हैं उनको प्रिंट करता था, उनके सारे ट्रांजैक्शंस को प्रिंट करके निकालता था, जिससे एक पेपर बैकअप सिस्टम जो था वो बना रहे। यहाँ पे प्रिंट रोल्स बैंक अकाउंट के पास में आते रहे, बैंक को मैनेजमेंट के पास, उनको पता लगता रहे कि किस किस जगह कहाँ क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो रियल टाइम ट्रांजैक्शन जो थे उसको ये सॉफ्टवेयर से, उससे क्योंकि बैंक से लिंक था, तो ये जो प्रिंटर था वो लगातार उनको प्रिंट करता रहता था जब जब कोई ट्रांजैक्शन होता था। अब अगर ये जो लोग थे, जो हैकर्स थे, ये वहाँ पे हैकिंग करते, यहाँ पे अपना स्विफ्ट को, न्यूयॉर्क फेडरल बैंक को अगर कोई नोटिफिकेशन भेजते मनी ट्रांसफ़र के लिए बांग्लादेश बैंक की तरफ से, तो ये सीधा रोल करना शुरू कर देता प्रिंटर उन ट्रांजैक्शंस को, और ये एक्सपोज हो जाते हैं यहाँ पे बाकी बैंक एम्प्लॉयज़ के सामने, क्योंकि उन लोगों ने तो कोई इस तरह की अर्जी डाली नहीं है फेडरल बैंक को। इसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया कि इस प्रिंटर को ख़राब करना, इसको ख़त्म करना ज़रूरी था। नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने इस प्रिंटर के सॉफ्टवेयर को पहले हैक किया और उसके बाद उसे आउट ऑफ एक्शन कर दिया, उसे पूरी तरह से अंदर से ही इस तरह ख़राब कर दिया कि वो सिस्टम जो था प्रिंटर का वो ऑन ही नहीं हो रहा था, ना वो बटन से ऑन हो रहा था ना किसी तरह। अब ये सब जो चीज़ थी ये 4 फरवरी को ही इन्होंने की है, इन हैकर्स ने। 4 फरवरी करीबन 8:30 की 8:30 बजे की बात बताई जाती है, प्रिंटर ने मैल फंक्शन करना शुरू कर दिया, प्रिंटर ये ख़राब होना शुरू हो गया। ये देखते ही जो स्टाफ था, 15 मिनट के बाद स्टाफ वहाँ पे पहुँचा, उन्होंने देखा कि प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, इसकी लाइट्स भी ऑन नहीं है, बटन दबाने से भी नहीं चल रहा है। जब उन्होंने नोटिस किया तो उन्होंने ये सोचा कि एक IT ग्लिच होगा जो ऑफिस में कई बार आता रहता है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अगले दिन सही कर देंगे। और अब अगले दिन से तो वीकेंड भी लगने वाला था, तो ये सब पहले भी ऐसा हुआ था, प्रिंटर काम नहीं करते थे, तो इस वजह से इसको इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हैकर्स जो थे अब वो अपना काम शुरू कर चुके थे, प्रिंटर उनके लिए बंद था, उनका रास्ता साफ था। बताया जाता है जो एग्जैक्ट टाइमिंग 8:36 पर ही हैकर्स ने अपना जो ट्रांजेक्शन्स थे वो सीधा न्यूयॉर्क फेडरल बैंक को भेजने शुरू कर दी थी, उनकी रिक्वेस्ट बांग्लादेश बैंक की तरफ से। करीबन 35 ऐसे फ्रॉडलेंट स्विफ्ट इंस्ट्रक्शंस थे, स्विफ्ट उस सिस्टम के थ्रू भेजे गए जो न्यूयॉर्क बैंक को, फेडरल बैंक को, जहां उसने ये कहा था इन 35 अर्जियों में, ये ट्रांजैक्शन की अर्जियां दी गई थी फेडरल बैंक को कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश अपने US अकाउंट से, US डॉलर अकाउंट से $951 मिलियन जो है उनको ट्रांजैक्शन करना, उनको ट्रांसफ़र करना चाहता है। ये जो $951 मिलियन है ये ओवरऑल पूरा का पूरा अकाउंट है जो कि बांग्लादेश का वहाँ न्यूयॉर्क में फेडरल बैंक में था, यानी पूरा अकाउंट खाली करना चाहता है। ये रिक्वेस्ट जो थी यहाँ से भेजी गई। ओवरऑल आपको बताएं कि ये रिकॉर्ड्स में है सामने कि अमाउंट जो था ये बांग्लादेश का न्यूयॉर्क के फेड अकाउंट के अंदर एक्चुअल एंटायर कंटेंट था, इतना ही पैसा पूरा बांग्लादेश का वहाँ पे जमा था। तो इस पूरे को ट्रांसफ़र करने की अर्जी यहाँ से लगातार 35 ऐसे जो एक्सेस थे वो मांगने का कहा गया इन हैकर्स के द्वारा स्विफ्ट के थ्रू। अच्छा, ये सारी चीज़ें चली यहाँ से कई, अब क्या हुआ है इन ट्रांजैक्शन का वो आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले ये जानिए कि अगली सुबह आती है 5 फरवरी फ्राइडे। 5 फरवरी को एक मेंबर थे इसी बैंक के, बिन हुडा उनका नाम था, एलीट टीम के मेंबर थे। वो यहाँ पे आए क्योंकि उन्हें पता था कि क्योंकि सुबह सुबह बैंक में बाकी सारे एम्प्लॉयज़ की छुट्टी थी, लेकिन वो यहाँ पे आके देखते थे कि कोई और काम जो बचे हैं या कुछ पुराने कल के काम हैं उनको आज कर दिया जाए। वो यहाँ पे सुबह आए, उन्होंने इस प्रिंटर को देखा, एक बार फिर से उसको चला के देखा कि अब ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है वो तो लगातार चल ही रहे हैं बैंक के, अगर उनका ऑफ है स्टिल फिर भी। तो यहाँ उन्होंने देखा कि क्या कोई प्रिंट रोल्स वगैरह निकले हैं, इसने रात में जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए थे क्या वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन कोई प्रिंट रोल तो था ही नहीं। दूसरी चीज़, प्रिंटर पूरी तरह से बंद पड़ा था। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने बटन्स दबाने की कोशिश की, उसको चालू करने की कोशिश की, उन्होंने जो IT टीम थी उससे बात की, लेकिन सारे लोग छुट्टी पर थे, कोई यहाँ पे था नहीं, तो वो भी अपने यहाँ पे घर पे चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे सैटरडे को आया जाएगा, जबकि सैटरडे भी ऑफ था, इसलिए उन्होंने सोचा कि सैटरडे को आके एक बार फिर से इसको ट्राई करेंगे। अगले दिन जब वो सैटरडे को आते हैं, अपने घर चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन 6 फरवरी का वो दिन सैटरडे जब ये आए, प्रिंटर को इस बार IT टीम को बुला के उन्होंने रीबूट कराया, पूरे प्रिंटर को रीबूट कराया जाता है और फाइनली प्रिंटर ने काम करना शुरू कर दिया।
जैसे ही प्रिंटर ने काम किया, उसने अपना जिस लिए वो प्रिंटर बनाया गया था, बैंक के सिस्टम से कनेक्टेड था, कोई भी अगर ट्रांजैक्शन किया जाएगा तो वो वहाँ पे उसको प्रिंट करना शुरू करेगा। उसने जो रिसीप्ट थी उनको प्रिंट करना शुरू कर दिया सडनली। रिसीप्ट जो थी फेडरल रिज़र्व बैंक से मैसेजेस जो थे वो प्रिंट कर रहा था ये प्रिंटर, जिसमें ये कहा गया कि फ़ेड को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं 35 ऐसे इंस्ट्रक्शन जिसमें बांग्लादेश बैंक करीबन $951 मिलियन ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ये सारी चीज़ें जो थी ये इनिशियल साइन था और ये देखते ही ये लोग समझ चुके थे बांग्लादेश बैंक के एम्प्लॉयज़ कि हमारे सिस्टम जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, इन्फेक्टेड हो चुके हैं और $1 बिलियन हाइस्ट, $1 बिलियन चोरी हमारे नेशनल बैंक से हुई है। अब इस केस में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि क्या बांग्लादेश बैंक के $951 मिलियन गायब हो गए। इसको समझने के लिए आपको इस आगे स्टोरी को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। हुआ क्या कि जितनी 35 रिक्वेस्ट इन हैकर्स ने भेजी थी फेड को, न्यूयॉर्क फेडरल बैंक को, उसमें से काफ़ी सारी ऐसी थी जो कि रिजेक्ट कर दी गई थी ऑटोमेटेड सिस्टम के द्वारा फेड बैंक के। क्यों किया गया? क्योंकि इनमें से काफ़ी सारी ऐसी थी रिक्वेस्ट जिसमें जुपिटर एक नाम था, जुपिटर लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि जुपिटर स्ट्रीट मनीला में जो फिलीपींस में बैंक था, वहाँ आरसीबीसी के बैंक में ये लोग ये आगे पैसे भेजने वाले थे, या जो कुछ चीज़ें यहाँ रहीं उनकी वजह से यहाँ पे जो जुपिटर साइन था, एक नाम लिखा गया था, उसकी वजह से ऑटोमेटेड सिस्टम ने अलार्म बेल्स बजाई, अपनी सिक्योरिटी बेल्स बजाई, अंदर ही जो सिस्टम है उसने काम किया और उसने उन ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉक कर दिया जिन पे जुपिटर लिखा हुआ था रिक्वेस्ट में। क्यों किया गया ऐसा उन ऑटोमेटेड सिस्टम के द्वारा फेड के? क्योंकि जुपिटर जो है वो एक सैंक्शनड ईरानियन ऑयल टैंकर था जिसको ब्लैक लिस्ट में डाला गया था, ब्लॉक लिस्ट में डाला गया था इस फेड बैंक के सिस्टम के द्वारा। तो अगर कभी भी फ्यूचर में या पहले जो भी इस नाम से कोई ट्रांजैक्शन आता है तो उसको मैनुअल रिव्यू के लिए भेज दिया जाता था। यही यहाँ पे हुआ। इनके सिस्टम्स में जुपिटर नाम से एक साइन आता था, उस पर लिखा हुआ होता था, तो उसकी वजह से यहाँ पे उस पूरे ट्रांजैक्शन को फेल कर दिया जाता था बैंक के द्वारा और ये आगे मैनुअल रिव्यू पर भेज दिया जाता था। ये सब चीज़ें हुई। सिर्फ 5 ट्रांजैक्शंस ऐसे थे 35 में से जो सक्सेसफुल हुए, लेकिन उन 5 ट्रांजैक्शंस की वैल्यू भी पता है कितनी थी? $101 मिलियन। $101 मिलियन जो था वो वाकई बांग्लादेश बैंक से ट्रांसफ़र हुआ था और अब ये गायब था। इस 101 मिलियन से $20 मिलियन ऐसे थे जो कि श्रीलंका भेजे गए। श्रीलंका की एक चैरिटी फाउंडेशन जिसका नाम था शालिका फाउंडेशन। ये हैकर्स के ही सपोर्टर्स कुछ थे, उनके साथी थे, उन लोगों ने इसको सेटअप किया था, लाइनअप किया था। लेकिन जब ये भेजा गया आगे तो शालिका फाउंडेशन का ये पूरा प्रोसेस करते हुए उसके पैसे ट्रांसफ़र करने का न्यूयॉर्क के जो फेड बैंक के जो एम्प्लॉयज़ थे, उन एम्प्लॉयज़ की इस पर नज़र पड़ती है सडनली कि जो शालिका फाउंडेशन है उसको स्पेलिंग फाउंडेशन की गलत लिखी हुई है। वहाँ पे उन हैकर्स ने जल्दबाजी में शालिका फाउंडेशन ना लिख के फाउंडेशन लिख दिया था, ओ की जगह एफ बनाया हुआ था और इसकी वजह से उन एम्प्लॉयज़ की मदद से यहाँ पे ये जो पूरा ट्रांजैक्शन था $20 मिलियन का, इसको रोक दिया जाता है, इसको रिवर्स कर दिया जाता है। अब ये पैसा सीधा चला गया था वापस बांग्लादेश बैंक के पास में। तो यहाँ से $20 मिलियन वापस आए। अब 101 मिलियन से 20 मिलियन फिर से बांग्लादेश के पास चला गया, तो बचा कितना? 81 मिलियन अभी भी बचा है। 81 मिलियन अभी भी बचे थे। इस पूरे 81 मिलियन को फिलीपींस में आरसीबीसी बैंक के उन 4 खातों में जो पहले बनाए गए थे इन हैकर्स के द्वारा, 1 साल पहले खोले गए थे, $500 का डिपॉजिट था वहाँ पे, उन चारों बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है $81 मिलियन। अचानक से 5 फरवरी का वो दिन जब चारों के चारों अकाउंट फिलीपींस की मनीला में जुपिटर स्ट्रीट के उस आरसीबीसी बैंक में वो एक्टिव होते हैं, उनमें पैसा ट्रांसफ़र होता है बैंक्स के बीच में। इसके बाद ये करेंसी एक्सचेंज फर्म्स को भेजा जाता है इंटरनली। यहाँ से लोकल फिलीपींस पेसोस में, उस फिलीपींस की करेंसी में उसको कन्वर्ट किया जाता है, स्वैप किया जाता है और फिर वापस से बैंक में ये पैसा डिपॉजिट होता है। $81 मिलियन पूरी तरह से फिलीपींस की करेंसी के अंदर पेसोस में कन्वर्ट हो चुका था, बैंक में रीडिपोजिट हो गया था। ये सारा 5 और 6 को इन हैकर्स ने कर लिया था, इनके सपोर्टर्स ने कर लिया था, साथियों ने। इसीलिए इन लोगों ने इतने लंबे दिन चुने थे एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ये जो पैसा था इसमें से काफ़ी सारा पैसा विड्रॉ किया गया। ये ओवरऑल $81 मिलियन था जिसमें से पूरा पैसा विड्रॉ जो था वो किया जाता है। अच्छा, हैकर्स ने इसके अलावा कसिनोज़ को अपने मिशन में रखा था। ये जो कसिनोज़ थे इनको क्यों रखा गया था कि क्योंकि फ़िलीपींस में कसिनो जो हैं वो उनको गलत नहीं माना जाता है, मनी जो लॉन्ड्रिंग होती है और इस तरह की चीज़ें हैं उसके अंदर उनको गिना नहीं जाता है।
और वहाँ से दरअसल मेनली तो इसलिए भी रखा गया था क्योंकि कसिनो के अंदर अगर ये पैसा आप कसिनो चिप्स में कन्वर्ट करा लें और किसी भी टेबल पर अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं उसके बाद में जो भी आपका मुनाफा हो रहा है तो वो जो पैसा है वो कोई देख नहीं सकता, उसको ट्रेस नहीं कर सकता कि आखिर ये पैसा कौन सा था, क्या ये वही पैसा है जो बांग्लादेश के बैंक से निकला है। तो उसको देखना इम्पॉसिबल हो जाता है, अथॉरिटीज़ को उसको वापस लेना मुश्किल हो जाता है। करीबन $50 मिलियन जो था वो डिपॉजिट होता है सोलर रिजॉर्ट एंड कैसीनो मनीला के अंदर फिलीपींस में, और एक और जो कैसीनो था मिडास कैसीनो, वहाँ पे भी ये $50 मिलियन में से ही आधा आधा जो पैसा था वो इन 2 कैसीनो के अंदर भेज दिया जाता है। इसके अलावा जो बाकी $31 मिलियन बचा वो एक चाइनीज़ आदमी था यू विकैंग, उसको दिया जाता है और वो सीधा ये जो पैसा लेके अपने प्राइवेट प्लेन से चाइना मकाओ पहुंच जाता है। वो फिलीपींस से सीधा मकाओ पहुंचा, उसने फिलीपींस छोड़ दिया और ये जो 31 मिलियन था ये तो कभी भी वापस नहीं मिलने वाला था। खैर 81 मिलियन में से आप देखिए $81 मिलियन में से ये जो 31 था ये इस आदमी को देके चाइना वापस भेज दिया गया। वो भी यहाँ पे क्योंकि मकाओ और नॉर्थ कोरिया के संबंध जो है वो काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ से सीधा पैसा नॉर्थ कोरिया गया होगा। $50 मिलियन जो था वो इन 2 कसिनोज़ के अंदर डिपॉजिट किया जाता है। वहाँ पे उन कसिनोज़ में इन हैकर्स के जो लोग थे वो प्राइवेट रूम्स के अंदर बैठकर बैकेरेट एक गेम होता है, एक बहुत ही पॉपुलर गेम एशिया के अंदर, जिसमें जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट एक अगर एक्सपीरियंस प्लेयर है तो वो 90% से ज़्यादा जो है, अब चुराए हुए पैसे में से अगर 90% मिल रहा है इन चोरों को, इन हैकर्स को, तो इनके लिए अच्छा ही है। 90% से ज़्यादा स्टेक करीबन वो अपना रिकवर कर सकता है। तो ये एक गेम था बैकेरेट, इन्होंने ये खेलना शुरू किया, सारा पैसा इसमें लगाया, यहाँ से खेलना शुरू कर दिया। गैम्बलर्स जो थे, ये जो सारे के सारे जुआरी थे जो यहाँ बैठे थे इन कसिनोज़ में मनीला के अंदर, 1 हफ्ते तक यहीं रुकते हैं जब तक बांग्लादेश की अथॉरिटीज़ पता लगा पाती हैं अपनी छुट्टियों के बाद में, न्यूयॉर्क को फेडरल बैंक को बातचीत कर पाती, वहाँ से फ़िलीपींस का कनेक्शन निकलता, तब तक ये अपना पूरा पैसा कसिनोज़ में रोटेट कर चुके थे। वहीं पे इसको भुनाते रहे, उसको बढ़ाते रहे, गवाते रहे, ये सब चीज़ें चलती रहीं। इन सब में इन्वॉल्व था किम वोंग, जुंकेट ऑपरेटर, एक जुंकेट ऑपरेटर भी इसमें इन्वॉल्व था, चाइनीज़ गैम्बलर डिंग जी और गाओ शशुआ, ये दोनों जो थे ये दोनों भी मकाओ भाग गए थे। अब आप देखिए ये सारा पैसा यहाँ रोटेट हो रहा है। इस बीच में बांग्लादेश बैंक क्या कर रहा था? बांग्लादेश बैंक को दरअसल जब पता चला कि हमारे यहाँ एक बहुत $बिलियन हाइस्ट हुई है, हमारा पैसा जो है हमें रिकवर करना पड़ेगा, और उनको जब पता चला कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने जो वहाँ के गवर्नर ने US बेस्ड एक साइबर एक्सपर्ट है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राकेश अस्थाना और उनकी कंपनी जो है वर्ल्ड इन्फोमेट्रिक्स, उनसे मदद मांगी। अस्थाना जब यहाँ पे इस सीन में आते हैं तो उन्होंने इस पूरे हैकिंग को एक्सपोज किया। उन्होंने बताया कि ये जो थीव्स थे, ये जो हैकर्स थे, इन्होंने दरअसल स्विफ्ट सिस्टम को एक्सेस किया और एक्सेस करने के बाद में जेन्युइन बैंक एम्प्लॉयज़ की तरह स्विफ्ट सिस्टम को अपीयर हुए, जिसकी वजह से ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें इनको अप्रूवल मिलता गया और फाइनली ये जो पैसा था फेडेक्स से आपका ट्रांसफ़र कर पाए फ़िलीपींस में। उन्होंने जब ये देखा कि अब ये जो ट्रांजैक्शन है वो रिवर्स तो नहीं हो सकता है, और फ़िलीपींस में अगर वहाँ पे आपको पैसा अपना रिवर्स लेना है फ़िलीपींस से, तो वहाँ पे आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब तक ये जो केस था वो पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था, प्रेस को भी नहीं पता था, मीडिया को भी नहीं पता था, लेकिन अब जब कोर्ट जो है, कोर्ट से परमिशन लेने की बारी आई, बांग्लादेश के जो एम्प्लॉयज़ थे इस बैंक के, वो फ़िलीपींस पहुँचते हैं, कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं। अब कोर्ट का ऑर्डर क्योंकि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा केस था बांग्लादेश बैंक की रॉबरी का, साइबर अटैक का, ये पूरे मीडिया के अंदर आ जाता है। दुनिया भर को इस बात के बारे में पता चलता है बहुत दिनों के बाद में। बांग्लादेश बैंक के जो ऑफिसर्स थे, इसके बाद ये फ़िलीपींस मनीला पहुँचे। वहाँ पे जाके इन्होंने RCBC बैंक के साथ में बातचीत की। पता चला कि ये सोलिटेयर और मिडोस जो कैसीनो है, यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र किया गया पैसे को। वहाँ पहुँचने के बाद में पुलिस के साथ में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, छानबीन की गई। ये यहाँ दिक्कत इसलिए थी कि फ़िलीपींस में मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉज हैं उसमें गेमिंग इस्टेब्लिशमेंट को, कैसीनोज़ को कवर नहीं किया जाता है, और उसकी वजह से इसे कोई अपराध भी नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे जो फंड्स थे वो बेसिकली ऐसा माना जा रहा था कि लेजिटमेट जो गैम्बलर्स हैं उनके बीच में ही डिपॉजिट हुए हैं, उन्हीं के बीच में निकाले गए हैं। तो इसको आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं, और ट्रेस करने पे बहुत दिक्कत भी हो रही थी, विरोध का सामना भी करना पड़ रहा था। तो ओवरऑल हुआ ये कि जब ये सारी चीज़ें चली, यहाँ से उस पॉइंट पर जब ये पहुँचे हैं उस कैसीनो में, सोलिटेयर कैसीनो में, तो यहाँ पे
किम वोंग जो था, जिसके पास में पैसे आधे दिए गए थे, उसको बताया गया था कि यहाँ पे जो पैसा है तुम्हें रोटेट करते रहना है, यही यहाँ पे बचा था। तो इस कैसीनो के अंदर उसको पकड़ा जाता है। $16 मिलियन जो था वो उससे बरामद होता है, रिट्रीव हुआ, उसको अरेस्ट किया गया, बाद में उसके चार्जेस ड्रॉप भी हुए, उसको छोड़ भी दिया गया। लेकिन ये आप देखिए कि उस पूरे के पूरे ओवरऑल पैसे में से $50 मिलियन में से जो कैसीनोज़ में भेजा गया, $16 मिलियन मिले, $34 मिलियन आज भी गायब है, उसका कुछ नहीं पता उसमें से, क्योंकि आज 31 तो वो था जो बाहर भेज दिया गया था, उसके पहले का मनी जो भी यहाँ पे एक्सचेंज हुई है, जो भी गायब हुई है, फिलीपींस में हुई। मल्टीपल कनेक्शन उनके मकाओ में थे इन लोगों के, चाइना के अंदर, और गैम्बलिंग हब है मकाओ तो चाइना का। और दूसरी चीज़ ये भी देखी जाती है कि मकाओ के नॉर्थ कोरिया के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। ये भी सामने आया कि कोरियन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे ये लोग लगातार, जब इनका इंटरसेप्ट भी किया गया इन हैकर्स को, तो इनके जो भी लोग थे, जो डिंग और गाओ थे, वो दोनों मकाओ भाग गए थे। तो उनका भी देखा गया कि ये सारा कुछ नॉर्थ कोरिया से ही हो रहा है, मकाओ का पूरा इसमें कनेक्शन है। 2 साल के बाद करीबन ये जो इन्वेस्टिगेशन थी वो अपने हॉल्ट पर आई थी। 2018 में ये सामने आया जब यूएस की FBI ने यहाँ पे पार्क जिन ह्योक, जिसका हमने आपको नाम बताया था, लजारस ग्रुप को जो संभाल रहा है, उसको चार्ज किया था इस केस में। और तब लजारस ग्रुप का नाम आया था, क्योंकि उन्होंने जब पूरा पैटर्न देखा, इसका लिंकअप सीधा लजारस ग्रुप नॉर्थ कोरिया से निकल रहा था, $1 बिलियन हाइस्ट का। सामने ये आया कि पहले के अटैक से पूरा पैटर्न मैच कर रहा था, नॉर्थ कोरियन लैंग्वेजेस का कई बार इन लोगों ने यूज़ किया था। और इसी तरह से ये जो बांग्लादेश है वो इस समय भी अपना वो पैसा ढूंढ रहा है, लेकिन वो लजारस ग्रुप ने नॉर्थ कोरिया में कहीं गायब कर दिया है। लजारस के बारे में कहते हैं करीबन 1700 मेंबर्स हैं नॉर्थ कोरिया में, 16 ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करता है 13 अलग अलग कंट्रीज़ में। लिस्ट है इसके पास पूरी उन 13 कंट्रीज़ की, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस की। श्रीलंका से पूरा जो 20 मिलियन था वो रिकवर हो चुका था। फिलीपींस से टोटल 18 मिलियन ओवरऑल मिला के देखा जाए तो रिकवर हुआ, इंक्लूडिंग किम जोंग वाले, जो किम वोंग से जो रिकवर हुआ। लेकिन बांग्लादेश अभी भी अपने बाकी बचे हुए पैसे को ढूंढ रहा है, रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। लीगल बैटल जो है वो काफ़ी सारी चली। बांग्लादेश बैंक ने, नेशनल बैंक ने RCBC बैंक के ऊपर भी एलिगेशंस लगाए कि आपके जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी इसमें शामिल थे। RCBC बैंक इसको डिनाई करता हुआ है, लेकिन फिर बाद में देखा यह गया कि सेंटोस डुगेटो नाम का एक मैनेजर था, बैंक मैनेजर RCBC बैंक का, वो इसमें शामिल था। उसके ऊपर 2019 में उसको एक लंबे जेल यात्रा पर भेजा गया इस पूरे केस के अंदर, वो यहाँ शामिल था। एम्बेरसमेंट के चलते कि इतना बड़ा बैंक फ्रॉड हो गया और बांग्लादेश को पता भी नहीं चला, तो बांग्लादेश के जो बैंक के गवर्नर थे नेशनल बैंक के, अतिउर रहमान, उन्होंने रिज़ाइन किया इस एम्बेरसमेंट के चलते। बांग्लादेश ने इसके बाद US कोर्ट में भी RCBC के ऊपर लॉसूट फाइल किया हुआ है। 2019 से लॉसूट फाइल किया गया था, 2024 तक इसको अभी लास्ट इसमें सुनवाई हुई थी। तो ये सारी चीज़ें लगातार चली, लेकिन लजारस ग्रुप जो है वो अभी भी एक्टिव है। अब उसका टारगेट क्रिप्टो एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को टारगेट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो मनी फ्लो है, वो कैश फ्लो जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। $1 बिलियन के अटैक्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो ये जो लजारस ग्रुप है अभी भी एक्टिव है, और ये जो केस है वो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स साइबर अटैक केस माना जाता है। सोचा कि आपको इसके बारे में आज बताया जाए। एक ऐसी कहानी है जो पता होनी चाहिए और सतर्क रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में आपके क्या राय है, क्या व्यूज़ हैं, ये ज़रूर बताइएगा। किस तरह से और बचा जा सकता था, या बांग्लादेश खुद को बचा सकता था, क्या चीज़ें और की जा सकती थी, वो भी बताइएगा। जो भी व्यू पॉइंट हो वो बताया करिए, जिससे कि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में चलता रहेगा। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।